तो फिल्म की शुरुआत थर्डस ट्रॉस के प्रेसिडेंट बनने से होती है, जो पहले अमेरिका के जनरल थे। इस सब के 5 महीने बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका से मिलवाया जाता है, जिसका असल नाम है सैम विल्सन। इस टाइम वह एक मिशन पर था, जिसके लिए वो यूएसए की मिलिट्री के साथ उन्हीं के एयरक्राफ्ट में मेक्सिको पहुंचता है। इस मिशन में उसके साथ उसका सबसे अच्छा साथी टोरस भी है, जिसे हम फॉल्कन बना देख सकते हैं। मेक्सिको आने के बाद कैप्टन अमेरिका, टोरस और बाकी सभी सोल्जर्स मिलकर टेररिस्ट से लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि टेररिस्ट ने जापान का एक कंटेनर चरा था, जिसमें कुछ बहुत ही खास चीज थी। जापान और यूएसए के अच्छे ताल्लुका थे, इसीलिए यूएसए की मिलिट्री जापान की मदद कर रही थी। इस कंटेनर को हासिल करने में लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि लोगों को मारने के लिए सैम विल्सन बहुत ही अच्छे से अपनी शील्ड के साथ अपने स्ट्रैंग विंग्स का भी इस्तेमाल करता है और एक ही बारी में कई दुश्मनों को मार गिराता है। तभी डरते हुए सामने अपने दुश्मन पर वार करता है, तो कभी एक ही वक्त में 3-4 लोगों को एक साथ वार करके मार देता है। फॉल्कन भी अपने विंग्स की मदद से कैप्टन अमेरिका का साथ दे रहा था। सभी टेररिस्ट का खात्मा करने के बाद कैप्टन अमेरिका उनके बॉस के पास जाता है, जिसके पास वो कंटेनर था। कंटेनर लेने के बाद, इससे पहले कि वो इस आदमी को मार देते, वो आदमी उनके चुंगल से बच निकला और ये लोग यूएस से वापस आ गए। इस मत पर कैप्टन अमेरिका टोरस से यानी फॉल्कन से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इस लड़ाई में टोरस ने बहुत हेल्प की थी। अब टोरस से इम्प्रेस होकर कैप्टन अमेरिका उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त आइया ब्रैडली से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। कैप्टन अमेरिका टोरस को बताते हैं कि आइया ब्रैडली पहले एक बहुत ही अच्छे सोल्जर थे और साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका भी रह चुके हैं, और ये जानकर टोरस शॉक रह जाता है। लेकिन एक अजीब बात यहाँ कैप्टन अमेरिका टोरस को यह बताता है कि कैप्टन अमेरिका बनने के बाद आइया ब्रैडली को 30 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। हालांकि ये बहुत अजीब था। आइया ब्रैडली ने तो कैप्टन अमेरिका बनके बहुत अच्छा काम किया था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। टोरस हैरान होकर आइस के ब्रैडली से पूछता है, आखिर जब आपने इतना अच्छा काम किया था तो यूएसए की मिलिट्री ने आपको जेल में क्यों डाला आया? ब्रैडली ने बताया कि जब वो कैप्टन अमेरिका बने थे तो तब उन्होंने बहुत अच्छे सक्सेसफुल मिशंस किए। उन्होंने अपने मिशंस में बहुत से लोगों की जान बचाई और यूएसए का काफी नुकसान होने से बचाया। इतने सक्सेसफुल मिशन करने के बाद वो तेजी से मशहूर होने लगे। लोग उन्हें पसंद करने लगे थे, लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया कि एक ब्लैक आदमी इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए। इसलिए यूएसए की गवर्नमेंट ने मुझे अरेस्ट कर लिया और 30 साल तक जेल के अंदर मेरे ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहे। इसी वजह से आई या ब्रैडली यूएसए की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे इनकी। इन्हीं बातों की वजह से टोरस के दिल में भी आइज या ब्रैडली की इज्जत बहुत बढ़ जाती है और ये लोग अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। ये लोग अभी बातें ही कह रहे थे कि तभी सैम विल्सन को यानी अभी वाली कैप्टन अमेरिका को एक कॉल आती है, जिसमें उन्हें पता चला कि अब के न्यू प्रेसिडेंट ने यानी डस रॉस ने व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग रखी है। ये मीटिंग एक पार्टी के अंदर है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े लोग आएंगे और इसी के अंदर कैप्टन अमेरिका को यानी सैम विल्सन को भी इनवाइट किया गया है। अगले सीएम में दिखाया जाता है कि सैम विल्सन तैयार हो गए, आइया ब्रैडली और टोरस के साथ व्हाइट हाउस पहुंचा है, जहां पर बहुत सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। पार्टी में थैड्स रॉस सैम विल्सन को देखते ही उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि उसने मेक्सिको में बहुत अच्छा मिशन किया था। थाइड स्टोर्स उससे इम्प्रेस थे। वो जापान की खोई हुई चीज को भी वापस हासिल कर लाया था। खैर, अब सभी के सभी लोग मीटिंग रूम के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। थाइड स्ट्रॉस स्टेज पर आकर मीटिंग का एजेंडा बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि आज से कुछ सालों पहले इंडियन ओशन में एक नया आइलैंड पैदा हो गया है, जिसे लेस्टकेल आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा था। डिस्ट्रॉस बताते हैं कि जैसे ही यह आइलैंड उभरा था, तो इस आइलैंड ने सारे मुल्कों का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। सारे ही मुल्क इस पर रिसर्च करने के लिए पहुंच गए और सबको ये बात मालूम हुई कि इस आइलैंड पर कुछ अजीब तरह के मेटल्स पाए जाते हैं, जो मेटल बाकी पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, और यह मेटल सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। इस मेटल का नाम साइंटिस्ट ने एडमेंटम रख दिया था। जैसे जैसे लोगों को एडमेंटम के बारे में पता चलने लगा, सभी लोगों ने उसे हासिल करने के लिए यहाँ पे आना शुरू कर दिया। सारे ही मुल्क एडमेंटम को लेकर जाना चाहते थे और इस चक्कर में सबकी लड़ाई हो सकती थी।
कि न्यू आइलैंड किसी भी बड़ी जंग की वजह बन सकता था। इसीलिए थल्स रॉस ने ये मीटिंग रखी थी। उसने फैसला किया था कि वो लोग स्लेकेल आइलैंड की 8 पेंटियम मेटल को बराबर बराबर बांट लेंगे, यानी वो मेटल बराबर हर मुल्क में जाएगी, जिससे किसी भी मुल्क के दरमियान जंग नहीं होगी। 10 रॉस के साथ सभी मुल्कों के प्रेसिडेंट इस बात पर एग्री हो जाते हैं और ये सब लोग मिलकर नया कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला करते हैं। थर्ड स्ट्रॉस यहाँ यह भी बताते हैं कि जापान ने सबसे ज्यादा एडमेंटम पे रिसर्च की थी और एडमेंटम की प्योर फॉर्म को हासिल भी कर लिया था, लेकिन फिर टेररिस्ट के ग्रुप ने जापान की वो रिसर्च चुरा ली, जिसे फिर कैप्टन अमेरिका बचाकर लेके आया। यानी मूवी के स्टार्ट में जिस मिशन पर कैप्टन अमेरिका गया था वह मिशन एडमेंटम मेटल को ही बचाने का था, जिसके लिए थर्ड स्ट्रॉस सबके सामने कैप्टन अमेरिका और टॉरस का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी मीटिंग के दौरान अचानक से एक बहुत ही अजीब चीज होती है। वहां पर जोर से साउंड्स बजने लग जाते हैं और इन साउंड्स के बजते ही आया ब्रैडली, जो कि सैम विल्सन के साथ यहाँ आया था, वो खड़ा हो जाता है। अपने पास वाले गार्ड से जबरदस्ती उसकी गन छींटे-पुर दूर दीवार पर गिराता है और इसी गन से 10 रॉस के ऊपर हमला कर देता है। सिर्फ आया ब्रैडली ही नहीं, यहाँ पर मौजूद 4 और गार्ड्स जो कि थर्डस रॉस के ही थे, वो भी अपनी गन्स निकाल कर यहाँ थर्ड्स रॉस के साथ बाकी सबके ऊपर भी हमला करने लगे। अभी तक थर्डस रॉस इनकी फायरिंग से बचे हुए थे। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए सैम विल्सन आया ब्रैडली के हाथ से गन लेने की कोशिश करता है और इस तरह यहाँ सभी गार्ड्स दूसरे हमला करने वाले गार्ड्स को रोकने लग जाते हैं और एक जंग का सा माल बन जाता है। इसी केस के माहौल में यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त लड़की की एंट्री होती है, जिसने उड़ते हुए यहाँ पर फायरिंग करने वाले सोल्जर्स पर हमला करना शुरू कर दिया था। एक एक करके सबको मारती हुई वो थेटस रॉस को बचाने की कोशिश कर रही थी और इस तरह हमें पता चलता है कि यह लड़की थेटस रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थी। फाइनली सैम लसम इस लड़की और टोरस की मेहनत के बाद सभी शूटर गार्ड्स और आया ब्रैडली पकड़े जाते हैं। कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन फौरन आया डली के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने यह सब क्यों किया। मैं जानता हूँ तुम कभी भी थर्ड्स रॉस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आखिर हुआ क्या था तुम्हें? सैम विल्सन जिस बात में आइसिया बेडली से सवाल बसवाल करते ही जा रहा था, लेकिन एक और हैरान कर देने वाली अजीब बात यह थी कि आया ब्रैडली को तो कुछ याद नहीं था। उसे वो इंस्टेंट बिल्कुल भूल चुका था कि किस तरह उसने थर्ड्स रॉस के ऊपर हमला किया। वो सैम विल्सन के सामने बिल्कुल इनकार कर चुका था कि तुम जो कह रहे हो मुझे बिल्कुल याद नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कि अब आया बेडली को थर्ड्स रॉस पर हमला करने की वजह से जेल में डाल दिया गया था। सैम विल्सन उससे कहता है, मैं जानता हूँ अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो जरूर इसके पीछे कोई और है और मैं सच का पता चला के रहूंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। सैम विल्सन अब इस पूरे आंखें की इन्वेस्टिगेशन करने वाला था। वो फौरन टोरस के पास गया और वहां जाकर उसने व्हाइट हाउस की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली। सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए इन्हें काफी अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं, जैसा कि मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले आया पेटली जब अपना फोन यूज कर रहा था तो उसका फोन अजीब तरीके से ब्लिंक हुआ था और इस ब्लिंकिंग में सिर्फ व्हाइट लाइट नजर आ रही थी। और यही सेम काम उन 4 गार्ड्स के साथ भी हुए थे जिन गार्ड्स ने थेडस रॉस के ऊपर हमला किया था। एक और शॉकिंग चीज इन्होंने ये नोटिस की कि उन सारे गार्ड्स और आया ब्रैडली ने जब हमला किया था ठीक उससे पहले एक गाना बजा था, जैसे उस म्यूजिक ने उन्हें ट्रिगर किया हो। ये देखते हुए सैम विल्सन और टोरस को ये बात श्योर हो गई थी कि जिया ब्रैडली और उन 4 का से किसी ने ये काम करवाया था और 5 बेकसूर हैं। अब आया ब्रैडली को बचाने के लिए सैम विल्सन टोरस के साथ ही मिलकर डिसाइड कर लेता है कि आखिर वो उस आदमी को ढूंढ कर रहेगा जिसने आया बेगली को फंसाया था और थेनस रॉस के ऊपर हमला किया था। ये डिसाइड करने के बाद सैम विल्सन अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकल जाता है। अभी वो रास्ते में ही था कि उसके ऊपर किसी ने गन से हमला कर दिया। बाहर निकलकर उसने देखा तो यह वही टेररिस्ट का लीडर था जिसके हाथ से वह जापान का कंटेनर बजा कर ला था और वह अब सैम विल्सन के सामने बदला लेने के लिए आ चुका था। सैम विल्सन इससे लड़ता है और जल्द ही इसे हरा देता है। उसको हराकर मारते ही अभी सैम विल्सन फ्री नहीं हुआ था कि उसे एक कॉल आ गई। कॉल में एक बंदा उसे कहता है, तुमने इस आदमी को तो मार दिया, लेकिन आगे जो कुछ भी होने वाला है तुम उसमें से किसी भी चीज को नहीं रोक पाओगे। इस फोन कॉल ने सैम विल्सन को परेशान कर दिया था।
क्योंकि इस बात से उसने इतना अंदाजा लगा लिया था कि कोई तो है जो उसके ऊपर भी नजर रखे हुए हैं, और जरूर इस आदमी का ताल्लुक थर्ड रॉस पे किए हमले से भी होगा। इसलिए वह जल्दी से टोरस के पास आ गए। उसकी इस फोन कॉल को ट्रेस करवाता है। कॉल ट्रेस करने पे इन्हें पता चला कि ये कॉल तो उन्हें एक गवर्नमेंट फैसिलिटी से ही आ रही थी। अब वहां पे ऐसा कौन था जो ये सब करवा रहा था, ये जानने के लिए टोरस और सैम फौरन ही वहां के लिए निकल जाते हैं। जाकर इन्होंने जो देखा, ये लोग हैरान रह गए। वो फैसिलिटी असल में एक साइंस लैब थी जिसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं हो रहा था, बल्कि वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जो थर्ड स्ट्रॉस पर्सनली करवा रहा था। पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट वो तब से करवा रहा था जब वो आर्मी में जनरल था। अभी वो इन्हीं चीजों को सोचकर हैरान ही हो रहे थे कि इनके सामने एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई, जिसका नाम था द लीडर, जिसे देखकर ये दोनों हद तक रह गए। एक तो द लीडर पूरा ग्रीन था और ऊपर से उसका सर भी बहुत बड़ा था। समम अब उससे पूछता है, तुम कौन हो और ये सब क्यों करवा रहे हो? मैं जानता हूँ 10 रॉसपी भी हम ना तुमने ही करवाया है, आखिर चाहते क्या हो? तुम उसकी बातें सुनकर द लीडर ने उसे बताया कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। एक मर्तबा मैंने ब्रूस नाम के एक मार्वल कैरेक्टर की मदद की। उसकी मदद के चक्कर में मुझे खुद को भी चोट लग गई और वो तो पहले से ही ब्लीड कर रहा था। उसका गामा रेडिएशन वाला ब्लड मेरे सर के जख्म पर गिर गया और उसके गामा रेडिएशन के इफेक्टेड ब्लड की वजह से मेरा सर बड़ा होने लगा और मैं इस तरह अजीब सा दिखने लग गया। लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो इस सब से हुई, मेरे दिमाग की पावर कई 100 गुना बढ़ गई थी। जैसे ही थाइड स्ट्रॉस को मेरे बारे में पता चला तो उसने मुझे पकड़वा दिया। मैंने उस टाइम थर्ड स्ट्रॉस की बहुत मिन्नतें की कि वो उसे छोड़ दे, जिसके बदले मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लेकिन थर्ड ने मुझे नहीं छोड़ा और कहा कि ये सब यूएस की गवर्नमेंट करवा रही है। अगर मैं यूएस का प्रेसिडेंट बन गया तो तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अब देखो, थेडस रॉस यूएस का प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद भी उसने आज तक मुझे नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी थेड्स रॉस मेरे पे एक्सपेरिमेंट करवाता रहा। और आखिर एक दिन मेरे गुस्से की इंतहा हो गई जो साइंटिस्ट मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैंने उन्हीं को मार दिया और फिर ठान ली कि थर्डस रॉस का खेतिया चेहरा मैं दुनिया के सामने लेकर आऊंगा और ऐसा करके ही मेरा बदला पूरा हो सकता था। इसीलिए मैंने टेररिस्ट के ग्रुप को हायर किया। मैंने उन्हें जापान के कंटेनर को चोरी करने का कहा और इस काम के लिए मैंने CIA के अकाउंट से ही पैसे भेजे, ताकि जब जापान इस मामले के इन्वेस्टिगेशन करे तो जापान को लगे कि सारे मामले के पीछे थेडस रॉसी है। लीडर से बात करने के बाद सैम विल्सन ने यह बात भी पता चला ली थी कि अभी थोड़ी देर पहले जिस हाथ में की उसे कॉल आई थी वो भी लीडर ही था और इन सारी चीजों के पीछे भी लीडर ही है। सैम विल्सन इन सारी चीजों को रोकने के लिए जल्द ही लीडर को पकड़ने का डिसाइड करता है और इससे पहले कि वो यहाँ लीडर के ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेता, लीडर चुटकी बजाकर यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर देता है और यहाँ पर मौजूद सभी गवर्नमेंट के गार्ड्स को हिप्नोटाइज करके उनको अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। अब सारे गार्ड्स क्योंकि उसकी बात मान रहे थे तो सभी गार्ड्स सैम विल्सन और टोरस के ऊपर हमला कर देते हैं। सैम विल्सन और टोरस 2 थे और ये गार्ड्स बहुत सारे। ये दोनों इनसे जब लड़ने में मसरूफ हुए तो पीछे से मौके का फायदा उठाकर लीडर यहाँ से भाग गया। सैम विल्सन और टोरस बहादुरी से सभी गार्ड्स को मारते हुए आखिर मौका पाते ही यहाँ से निकल जाते हैं लीडर को पकड़ने के लिए। लेकिन बाहर की दुनिया में जाने पर उन्हें पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लीडर ने जो प्लान बनाया था वह काम कर गया है। जापान ने जब अपने कंटेनर के चोरी होने की इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें पता चला कि उस टेररिस्ट को पैसे देने वाली CIA थी। CIA USA की इंटेलिजेंस कंपनी थी। इसका मतलब कि उनके कंटेनर के चोरी करने के पीछे USA का हाथ था। इसीलिए जापान और USA के दरमियान में एक तल्ख माहौल बन गया। अब ये देखते हुए जापान 10 रॉस के साथ किया हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है जिसमें उसने एगमिटम यानी उस मेटल को USA और बाकी मुल्कों के साथ डिवाइड करने का फैसला किया था। जापान के प्रेसिडेंट फौरन जापानीज आर्मी को सेलेटिन आइलैंड भेज देते हैं ताकि वहां का सारा एडमेंटम ये लोग अपने काबू में कर लें। अब जैसे ही ये खबर थर्डस रॉस को मिलती है तो थर्डस रॉस भी जापान को रोकने के लिए अपनी मिलिट्री को वहां भेजने का फैसला करता है।
अब क्योंकि S+ लाइन पे 2 बड़ी फौज हमने सामने आ थी, तो पूरी दुनिया में यह चर्चे होने लगे कि जापान और USA के दरमियान में जंग होने वाली है। सिचुएशन के बिगड़ने की खबर जैसे ही समम और टोरस को होती है, वो भी जल्दी से चेंज करते हैं और निकल जाते हैं सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ। यहाँ आने के बाद फौरन उसने 10 रॉस के फाइटर शिप में जाकर 3rd रॉस से मुलाकात की और उसे समझाने की कोशिश की कि कोई भी गलत कदम वह ना उठाए। ऐसे अगर USA और जापान के दरमियान में कोई भी जंग हो गई तो नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। एक तरफ सैम विल्सन सारी कंडीशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ था लीडर, जो सैम विल्सन से बचने के बाद आया एक घर के अंदर और वहां से एक फोन चुराते हुए उसने US के 2 फाइटर जेट को हैक कर लिया। असल में उन्होंने इस फाइटर जेट के रेडियो सिस्टम को हैक किया था। ये दोनों फाइटर जेट इस टाइम सेलेस्ट आइलैंड के ऊपर थे, एंड फाइटर जेट के रेडियो से। अब वो दोनों पायलट्स को जापान के फाइटर जेट्स पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। यह देखते हुए जापान को लगता है कि USA ने जंग की शुरुआत कर दी है, इसीलिए वो भी अपने 2 फाइटर जेट भेजता है। USA के फाइटर जेट से लड़ने के लिए, यानी जंग शुरू हो चुकी है। जवानी फाइटर क्राफ्ट अब USA के फाइटर क्राफ्ट के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन सही वक्त पे नुकसान होने से पहले ही सैम विल्सन और टोरस उड़ते हुए जाते हैं और फाइटर जेट्स के अंदर से USA के पायलट को बाहर निकाल लेते हैं। सोल्जर्स की जान तो बच जाते हैं, लेकिन फाइटर क्राफ्ट अब तबाह हो चुके थे। लेकिन शुक्र था कि जान किसी की नहीं गई। अब सैम विल्सन जाकर जापान के प्रेसिडेंट को यह बात समझाते हैं कि यहाँ पर कोई जंग नहीं हो रही, बल्कि USA के 2 पायलट्स ने बिना परमिशन के वहां पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। जापान के प्रेसिडेंट सैम विल्सन की बात पे यकीन करते हैं और ऐसे सैम विल्सन की वजह से जापान और USA के दरमियान होने वाली जंग खत्म हो जाती है। दोनों ही प्रेसिडेंट अपनी अपनी मिलिट्री लेकर सेलेस्ट आइलैंड से अपने अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। सैम विल्सन भी वापस आ चुका था, लेकिन हमें पता चला कि टोरस लेस्ट के लाइलट पे बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। लेकिन ठीक वक्त पर सैम उसे हॉस्पिटल ले आया और अब उसका इलाज चल रहा है। सीन कट हो गया। अब हमें दिखाया जाता है कि थर्ड स्ट्रॉस ने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें वह यह बात क्लियर करना चाहते थे कि जापान और उनके दरमियान में कोई जंग नहीं हुई, बल्कि एक गलत फहमी हुई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सैम विल्सन भी था और यहाँ पर उससे मिलने के लिए लीडर भी आ गया। वो सैम विल्सन पर गुस्सा था क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था USA और जापान के दरमियान जंग करवाने का, सैम विल्सन की वजह से उसका पूरा प्लान चौपट हो गया। और ऐसे थेडस रॉस का जो घटिया चेहरा उसने लोगों को दिखाना था, वो भी लोगों के सामने नहीं आ सका। लीडर सैम विल्सन से कहता है, तुम फिक्र ना करो, थेडस रॉस का घटिया चेहरा तो मैं लोगों के सामने लाकर ही रहूंगा। सैम विल्सन लीडर से पूछता है कि आखिर थेडस्ट्रॉस को तुम्हारे से प्रॉब्लम क्या थी। तब लीडर उसे थेडस्ट्रॉस का पास्ट बताता है कि पहले थेडस्ट्रॉस को एक जानलेवा बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से वह मर सकता था। लेकिन जैसे ही लीडर को उसकी बीमारी के बारे में पता चला, तो लीडर ने थेडस्ट्रॉस की मदद की और एक ऐसी दवाई बनाई जिससे उसकी बीमारी ठीक होने लगी। लीडर बताता है कि थेडस्ट्रॉस वो दवाई रोज खाता है और उस दवाई के अंदर असल में गामा रेडिएशंस है। लीडर बताता है कि रोज वो गोली लेने की वजह से 10 रोज की बॉडी में अब बहुत सारी गामा रेडिएशंस जमा हो चुकी हैं और अब इन गामा रेडिएशंस का रिजल्ट क्या होगा, कुछ ही सेकंड में दिखाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 10 रॉस की पूरी बॉडी अजीब तरह से हिलने लग जाती है। वो नीचे गिरता है और हम देखते हैं कि उसका पूरा जिस्म लाल पड़ने के साथ साथ बड़ा भी होता जा रहा है और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो एक रेड बल्क में बदल जाता है। गामा रेडिएशन उसके अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन ले आती है, जिसकी वजह से वो यहाँ चीजों की तोड़फोड़ में लग जाता है और सोल्जर्स उसे रोकते रह जाते हैं। अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सैम विल्सन को सामने आना था, लेकिन वो यहाँ लीडर को भी नहीं छोड़ के जा सकता था। उसने यहाँ पर मौजूद सोल्जर्स के हाथों सबसे पहले लीडर को ही अरेस्ट करवाया और फिर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, यानी रेड हर्ट को कंट्रोल करने के लिए सामने आया। ये लड़ाई मूवी की बेस्ट फाइट थी। कैप्टन अमेरिका के सामने रेड हल्क था और रेड हल्क कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि लड़ते हुए रेड हल्क ने पूरी जलती हुई कार उठाकर कैप्टन अमेरिका की तरफ फेंक दी।
जिससे बचने के लिए कैप्टन अमेरिका ने अपने पंखों का इस्तेमाल किया। लेकिन हैवी मेटल से बने हुए यह पंख भी रेड हेल्थ ने लड़ाई के दौरान दौड़ दिए और कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी जमीन में गाड़ दिया। अब इससे पहले कि रेडल कैप्टन अमेरिका का किस्सा तमाम कर देता, कैप्टन अमेरिका उसे इमोशनली वीक करने का सोचता है और उसके सामने उसकी बेटी का नाम लेता है। वो उससे कहता है, तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए रिलैक्स होना पड़ेगा, तुम बुरे आदमी नहीं हो, शांत हो जाओ प्लीज। हैरान खून तौर पर सैम विल्सन की ये टेक्निक काम कर जाती है और अपनी बेटी का नाम सुनते ही थाइड स्ट्रॉस दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाता है, यानी रेड हल्क से दोबारा एक इंसान बन जाता है। नॉर्मल होते ही थाइड स्ट्रॉस को फौरन ही अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसने रेड हल्क बन के यहाँ बहुत सारे कानून तोड़े थे और पहले भी बहुत सी इल्लीगल चीजें अब उसके सामने आ गई थीं। यहाँ जेल में सैम विल्सन ड्रॉस से उसकी बेटी को मिलवाने के लिए लेकर आता है। साथ ही साथ अभी सैम विल्सन यह बात भी साबित करने की कोशिश में था कि आया ब्रैडली ने थेड्स रॉस के ऊपर हमला नहीं करवाया था। जैसे ही उसकी यह बात साबित हो जाती है तो आइजक ब्रैडली को भी जेल से आजाद कर दिया जाता है और ऐसे सैम विल्सन का मिशन पूरा हो जाता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।